नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव आते ही सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से निष्कासित दमोह के सिद्धार्थ मलैया की बीजेपी में वापसी हो गई है। सिद्धार्थ मलैया पर बीजेपी से बगावत के आरोप में कार्रवाई की गई थी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व विधायक राहुल लोधी ने उपचुनाव में मलैया पर भितरघात का आरोप लगाया था। सिद्धार्थ बीजेपी में आए तो राहुल लोधी भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, वीडी शर्मा से मुलाकात की और बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए दमोह से दावेदारी जताने की भी बात कही। हालांकि उन्होंने पार्टी के फैसले का स्वागत करने की बात भी कही है। पार्टी के दफ्तर और हाल ही में सिद्धार्थ मलैया ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। राहुल भाई, कैसा दिख रहा है सिद्धार्थ जी का भारतीय जनता पार्टी में वापस आना? परिवार को ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी और पार्टी जो निर्णय लेती है वो सबके हित में लेती है। तो जो पार्टी ने निर्णय लिया, जो पार्टी ने निर्णय लिया उस पार्टी के निर्णय के साथ हम हैं। इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? वही मैं बोल रहा हूँ कि दावेदारी मैं कर रहा हूँ और पार्टी तय करेगी। ये तो पार्टी की जिम्मेदारी है, वो लड़ाती क्या कराती है। दावेदारी हम निश्चित ही करेंगे। दावेदारी करेंगे जी। तो दावेदारी के पीछे दी टिकट उनको मिलता है तो उनके साथ चले? निश्चित ही, जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ ही जाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है और आप देखिए राहुल यहाँ पहुंचे हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष से मिलने। इससे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जो पार्टी निर्णय करेगी, पर एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि दावेदारी मैं भी करूंगा। यदि दावेदार राहुल लोधी है और सिद्धार्थ भी रहेंगे तो फिर क्या होगा दमोह में समझ सकते हैं, लेकिन मामला कुछ और भी। आशीष खरे के साथ मनोज सिंह, बंसल न्यूज। और अब बात कर लेते हैं दल बदल की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बड़े नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस का हाथ थामा, तो मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने की अटकलें हैं। कांग्रेस की तरफ से तो ये दावा है कि 6 मई को जोशी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश में है। तो वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने की अटकलों पर कहा कि मेरा मन दुखी होता है। परिवार का कोई भी सदस्य कहीं जाता है तो दुख होता है। हम सभी को मिलकर चिंता करनी पड़ेगी। मेरा मन दुखी होता है ऐसी बातें जब मैं सुनता हूं कि कोई परिवार से कहीं जा रहा है। मैं विचार के लिए जीने वाला कार्यकर्ता हूं। मेरे व्यक्तिगत मोह कुछ भी नहीं है राजनीति से, उसके बाद भी मन तो खिन्न होता है और हमें सबको मिलकर चिंता करना पड़ेगी, संभालना पड़ेगा, लोगों को संभालना पड़ेगा। ये मनुष्य होता है, ये भावनाओं का पुतला होता है, सब मन का खेल होता है और इसलिए मन को थोड़ा संभालना ये संगठन के शिल्प में होता है और ज्यादा हम लोग चिंता करें। चुनाव से पहले दल बदल, नाराजगी और दावेदारी को देखते हुए अब बीजेपी और कांग्रेस डिफेंस मोड में दिख रही हैं। अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश भी दोनों ही दल कर रहे हैं और जाहिर है कि 2023 के चुनाव में नेताओं की नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है और इसीलिए पार्टी में कोई डैमेज ना हो, इसके लिए डिफेंसिव पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। जरूरी नहीं कि हर बार जंग में अटैक ही किया जाए, कभी कभी डिफेंस करना भी फायदेमंद साबित होता है। ये तस्वीरें भी यही बयां कर रही हैं। 2023 की सियासी जंग जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों डिफेंस पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना कि आक्रामकता पर। बात अगर बीजेपी की करें तो पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने की अटकलें हैं। तो राहुल लोधी ने कह दिया है कि वो टिकट की दावेदारी पेश करेंगे। वहीं भंवर सिंह शेखावत भी नाराजगी जता रहे हैं और इस तरह की नाराजगी वाले सुरों को शांत करने के लिए बीजेपी में एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। ये कमलनाथ जी की सरकार में वहाँ कुछ होता नहीं, इसलिए फिर सब वापस आते हैं। जहाँ तक आप दीपक भाई साहब की बात कर रहे हो, वो मेरे साथी हैं और उनके पिताजी के ही लगाए हुए हम पौधे हैं।
और इसलिए वैचारिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत है। अब इसे बीजेपी की ताकत कहें या कुछ और, कि बीजेपी परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल लेती है। हालांकि कांग्रेस ने भी अपनी गलतियों से सीख ली है। यही वजह है कि कांग्रेस भी बचाव वाली मुद्रा में है। साथ ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी कैसे दूर की जाए, इसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह ने ले ली है। कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह से दिग्विजय सिंह का जाना यकीनन कांग्रेस की डिफेंसिव स्ट्रेटेजी को दर्शाता है। कांग्रेस के सभी लोगों को जोड़कर एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूरे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता। पार्टी में टूट-फूट नहीं है। कुल मिलाकर दोनों ही दलों की कोशिश है पार्टी के भीतर उठ रहे नाराजगी भरे सुर को पार्टी के पक्ष में बुलंद आवाज में बदलने की है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने डिफेंसिव स्ट्रेटेजी को चुना है, ताकि पार्टी के भीतर कोई बड़ा डैमेज भी ना हो और विरोधी दल को भी इसका फायदा ना मिल सके। हालांकि ये डिफेंसिव स्ट्रेटेजी का असर आने वाले चुनाव में किस तरह से पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब रुख छत्तीसगढ़ की सियासत का करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी योजनाओं की तारीफ की है। लेकिन इस तारीफ के बाद प्रदेश में बहसबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां भूपेश बघेल ने तोगड़िया को धन्यवाद दिया, तो बीजेपी ने इसे तोगड़ियों की व्यक्तिगत सोच बताया है। भूपेश बघेल ने राम वन पथगमन का विकास किया। हिंदुस्तान में किसी ने राम वन पथगमन का विकास नहीं किया। तो मैं कहूंगा कि हिंदुओं के लिए अच्छा काम भाजपा वाला करता है तो उनकी भी वाहवाह करो, और कांग्रेस वाले करते तो उनकी भी वाहवाह करो। कुछ इस तरह प्रवीण तोगड़िया ने भूपेश सरकार के कामों की तारीफ की। तोगड़िया ने ऐसे वक्त में भूपेश सरकार की सराहना की है जब प्रदेश में धर्मांतरण, हिंदुत्व और आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेर रही है। लेकिन प्रवीण तोगड़िया का बयान अब बीजेपी की रणनीति पर भारी पड़ता दिख रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जब तोगड़िया जैसे हिंदुत्ववादी नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं तो बीजेपी कांग्रेस को कैसे घेर पाएगी। हालांकि सीएम भूपेश ने तारीफ करने पर तोगड़िया को धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा राम की बात किए, गाय की बात किए, लेकिन कभी गौ सेवा नहीं की उन्होंने। गायक नाम से वोट मांग लिए जरूर, लेकिन सेवा नहीं की। हमने गोधन न्याय योजना लागू की, 10,000 पंचायतों में हमारे गौठान बने हैं। हमारी अपनी पहचान है, हमारी संस्कृति है, तो उसको भी हम लोगों को विश्व के मानचित्र में उभारना चाहिए। तो वो काम हम लोगों ने 4-4.5 सालों में किया है, और जिसकी तारीफ तोगड़िया जी भी आया, वो लोगों से अवगत हुए और उन्होंने प्रशंसा के 2 शब्द कहे, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। भूपेश सरकार की सराहना करने पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। तोगड़िया के बयान को बीजेपी उनकी व्यक्तिगत सोच बता रही है। बीजेपी कह रही है कि भूपेश सरकार की योजना के नाम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनका कृत्य अच्छा नहीं है। देखिए, किस बात की तारीफ तोगड़िया जी ने की है मेरी जानकारी में नहीं है, और वो उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो क्या सोचकर और कौन सी योजना के आधार पर अपना वक्तव्य दिए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार जिस प्रकार से योजनाओं को लाके छत्तीसगढ़ के अंदर में और उसको एक भ्रष्ट रास्ते का एक माध्यम बना रही है, ये दुखद है। योजना का नाम अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके कृत्य अच्छे नहीं है। भले ही बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन प्रवीण तोगड़िया से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी भूपेश सरकार के कामों की तारीफ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस एक एक कर बीजेपी से वो सारे मुद्दे छीनती दिख रही है जिसके जरिए वो कांग्रेस को घेरने का प्लान तैयार कर रही थी। चाहे फिर बात हिंदुत्व की हो या आदिवासी नेता नंद कुमार साय को कांग्रेस में शामिल करवाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बोले तो नेताजी का। बोले तो नेताजी में आज मिलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने सीएम भूपेश बघेल से खास बातचीत की और जाना कि 2023 को लेकर क्या तैयारी है। किस तरह से इस चुनौती का सामना करें, क्योंकि आप लोग बहुत चुनौतियों का सामना निश्चित तौर पर करते हैं। जब चुनौती आती है केंद्र में, मैं नहीं कहूँगा लोकतंत्र की गरिमा है, आप भी सहयोग लेते हैं, सहयोग मिलता भी है और मिलेगा भी, ये संवैधानिक ढांचा है। लेकिन इस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता किस मानस से युद्ध में उतरे, चुनावी युद्ध की बात कर रहा हूं।
जी देखिए, कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है जी। लेकिन केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता के मुद्दों को लेकर यदि कांग्रेस जन हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के सामने कोई टिक पाए। जी जी जी। दूसरी बात यह है कि आपसी जो हम लोग आपस में ही उलझे रहते हैं, तो हम लोगों को बाहर भी देख लेना चाहिए, कि अपने ही ना देखें जी। अपने को तो देखना चाहिए, है ना। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, तो वो तो ठीक है कि जी। लेकिन दूसरे को भी देख लेना चाहिए, दूसरे कर क्या रहे हैं। तो यदि उससे तुलना करेंगे तो आप अपने आप को बेहतर पाएंगे, लड़ाई अच्छे से लड़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे तो सफलता निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैं एक दो सवालों के साथ समापन करूंगा, आपका समय कीमती है। अभी आपने 1 एकड़ से 20 क्विंटल धान की खरीदी की बात की है, बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो किसानों के लिए, अब चूंकि हम नजदीक खड़े हैं, कर्नाटक का चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस बीजेपी का सबके सामने है, तो ये किसान तो आपके साथ खड़े हैं ऐसा दावा बार बार सामने आता है, क्योंकि आपने जिस तरह से छत्तीसगढ़ी मान स्वाभिमान को आगे करके उस छत्तीसगढ़ी महतारी की पूरे स्वरूप को आगे बढ़ाया है। और क्या आप महत्वपूर्ण देखते हैं धान खरीदी के अलावा, और क्या हम उम्मीद करें कि 2023 के चुनाव के पहले भूपेश जी के खजाने में बहुत कुछ है छत्तीसगढ़ की शहरी, युवा, ग्रामीण जनता के लिए? देखिए, सरकार के तरफ से जो काम करना चाहिए था आम जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों और महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, वो तो हमने किया है और फैसले लिए हैं जिसका लाभ सीधा सीधा मिलेगा जी। और 1 नवंबर को जो धान खरीदी शुरू होगी उसमें 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा जाएगा। ये किसानों के मांग रही है और इससे निश्चित रूप से किसान तो पहले हमारे साथ थे, बल्कि और मजबूती के साथ अब किसान हमसे जुड़ चुके हैं जी। आगे क्या होगा ये मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो घोषणा पत्र होगा उसमें ये सब बातें आगे 5 साल हम क्या करेंगे वो चुनावी घोषणा पत्र में शामिल होगा जी। एक और सुझाव आया था, मैं इसी से समापन कर रहा हूं। ये एक पत्रकार मित्र की तरफ से दिल्ली में था सुझाव, जब कांग्रेस के कुछ लीडर्स के साथ हम बैठे थे। उनका कहना था कि भूपेश जी कभी विचलित नहीं होते, उन्होंने इसका एक मानक सेट कर दिया है। तो बेहतर है कि विपक्ष का मनोबल बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उनको मायावती जी से के पास भेजा जाए, ममता बनर्जी के पास भी भेजा जाए, और दक्षिण में भी स्टालिन साहब और तमाम लोगों के पास भेजा जाए, क्योंकि चाहे आईटी हो, ईडी हो, भूपेश बघेल साहब बिल्कुल अपने स्वाभाविक व्यक्तित्व में ही रहना पसंद करते हैं जी। इस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी? जी जी। अब उसमें क्या प्रतिक्रिया दूं? अभी आप देखेंगे जब हमारे प्लेनरी सेशन हो रहा था जी, पूरे देश भर के कांग्रेस जन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सोनिया जी सहित छत्तीसगढ़ में थे और ईडी वाले यहाँ छापा डाल रहे थे हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं के यहाँ। और जो वेंडर है जो टेंट लगा रहा था उसको भी उसके घर में जाके 4-6 घंटा बैठे रहे ईडी वाले। तो हम लोग परेशान किए। तो अब हम लोगों को आदत सी बन गई है कि ये लोग तो ऐसे करेंगे ही जी जी जी। तो यदि उनसे अपेक्षा नहीं होती तो थोड़ा सा अटपटा लगता, लेकिन हमको ये अपेक्षा है कि वो ऐसा करेंगे ही, वो किसी स्तर पे जा सकते हैं। तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं तो आप विचलित नहीं होंगे। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ स्तर पर जाकर सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की सीट है खुरई विधानसभा, जहां से मध्य प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह विधायक हैं। ये सीट बीजेपी का गढ़ है, जहां कांग्रेस पिछले 7 चुनावों में सिर्फ 1 बार जीत पाई है। बीजेपी गढ़ को बचाने की पुरजोर कोशिश में है, तो कांग्रेस गढ़ में सेंध लगाने की रणनीति से काम कर रही है। चलिए जानते हैं क्या है खुरई का सियासी समीकरण। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम आप पहुंचे हैं खुरई विधानसभा में। वैसे तो खुरई विधानसभा की पहचान यहाँ कृषि यंत्रों के कारण होती है, लेकिन ये जो किला है ये भी यहाँ की पहचान है। पर बड़ी बात यह है कि खुरई की विधानसभा में 2018 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह, जो वर्तमान में नगरीय प्रशासन मंत्री है, यहाँ से चुनाव जीत गए, दूसरी बार विधायक बने। पर 2023 में क्या होगा, लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या सोचती यहाँ की जनता? क्योंकि इस बीच में हमने देखा विपक्ष के दिग्विजय सिंह और तमाम सारे लीडर्स यहाँ से होकर चले गए, वो अपनी बात रखते हैं।
पर जनता के मन में क्या, तो आज लेते हैं खुरई का चुनावी जायका। खुरई ग्रामीण परिवेश की विधानसभा सीट है। बुंदेलखंडी संस्कृति में रची बसी खुरई का अपना सियासी मिजाज है। 1990 के बाद से यहां हमेशा बीजेपी का ही कब्जा रहा है। एक बार जरूर 2008 में कांग्रेस के अरुणोदय चौबे ने चुनाव जीता। उसके बाद 2013 में बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह को मैदान में उतारा, जो वर्तमान में विधायक के साथ साथ सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं। लेकिन अब जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए हमने शुरुआत की मंदिर में पूजा करने आई महिलाओं के साथ। खुरई कितना बदला आपका? खुरई में कितना विकास हुआ? नहीं बहुत 75%। बहुत अच्छा विकास हुआ, जो कभी हम लोग ने सोचा नहीं था वो हो गया। बहुत कुछ बदला है इधर, तो मतलब देखने लायक है। बाहर से आते हैं आदमी, देखते हैं, सब कोई तारीफ करता है। बहुत बढ़िया है। इस विधानसभा में आप कहीं भी जाइए, बात विकास की जरूर होती है। फिर क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हाल ही में यहाँ हाट बाजार बना है। जाहिर है विकास करने के लिए कुछ पुराना तो हटाना भी पड़ता है, लेकिन उसका तरीका कुछ इस तरह निकाला कि मुस्लिम परिवार भी बीजेपी का हो गया। अच्छा, विकास हुआ है यहाँ? विकास ही विकास तो है सभी जगह। खुश हो? बिल्कुल एकदम खुश है। क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव भूपेंद्र सिंह फिर से जीतेंगे। हमारी दुकान थी यहाँ पर 95 से, सन 1995 से मेरी दुकान थी। बंजर था यहाँ पर जब मैं यहाँ बैठा था, और जब से मैं चल रहा था, चूंकि हाट बाजार बनना था तो भैया ने बोला कि यहाँ बनना है, तो ये गेट में आ रही थी हम लोगों की दुकानें, तो हम लोगों ने हटा ली दुकान। भैया ने हमसे बोला था कि तुम मायूस नहीं होना, हम लोग गरीब आदमी हैं, छोटा सा अपना करते थे रिपेयरिंग करके। तो भैया ने हमसे बोला था कि तुम फिक्र नहीं करना, हम तुम्हें बेहतरीन दुकान देंगे। और अभी 10 तारीख को वो हमारे रमजान के महीने में ईद बना के चले गए। दे दिया आपको दुकान? जी हाँ, वो खुद आए, उनने उद्घाटन किया और हमें दुकान दे के गए। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मन भरा है आपका? तो दिल भरा है? तो बिल्कुल खुश है सर, बहुत खुश। क्योंकि उन्होंने इंसाफ किया हमारे साथ। थोड़े ही आगे बढ़े तो मंगल बाजार आ जाता है, जहां दिन भर चहल पहल रहती है। और बात चुनावी जायके की हो जाए तो लोग अपने अंदाज में बयान करते हैं। इस बार क्या होगा विधानसभा के चुनाव में? विधानसभा का चुनाव अच्छा चल रहा है। और क्या है, कौन जीतेगा? भूपेंद्र भैया जीतेंगे। और क्या? क्यों जीतेंगे? क्या कर दिया उन्होंने? अरे अब सब सुविधाएं जनता के लिए दे रहे हैं। और क्या, खुश है जनता? खुश है जनता। और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी की बनेगी। अच्छा, सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कमल वाली पंजाब वाली? अरे सवाई कर रही है, तो सवाई कर रही है, तो यही कर रहा है, खूब कर रहा है। और का इस बार कौन की सरकार बनेगी, शिवराज की कमलनाथ? आप जो बन जाए तो अपन का बता सकता है, जैसे पढ़ना लौट जाए। इन दिनों लाडली बहनों की चर्चा खूब है, लेकिन मंडी परिसर में बैठी महिलाओं से जब बात होती है तो इनकी ठेठ बुंदेली बोलचाल चुनावी जायके से अलग ही जायका बना देती है। आप लाडली बहना बन गई कि नहीं? हाँ बन गए। हाँ फार्म भर गया। फार्म भर दिया? हाँ भर दिया। तो क्या मिलने वाला लाडली बहना जानती हो आप? 1000 रुपये मिलेगा। सरकार से कुछ मिल रहा है कि नहीं? मिल तो रहे साहब जी, 1000 तो आ रहे हैं। हाँ अबे नहीं आए, KYC हो रही है। हाँ जमा हो रहा है, कागज हो रहा है, गांव गए थे फार्म भरे गए। हाँ मिल जाएंगे? अब मिल जाएंगे, अब भाई हो रहा तो कर रहे हैं, जो कछु मिले हैं। खुरई को बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया है और बीते सालों में जो काम किए उनके भरोसे अब 2023 की तैयारी है। देखिए, न केवल खुरई में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और जहां तक खुरई विधानसभा का सवाल है तो खुरई विधानसभा एक जीत का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बनाएगी, ऐसा मैं कह सकता हूं। एक रिकॉर्ड हम लोग बनाएंगे। कांग्रेस के सामने यहां से प्रत्याशी की दिक्कत है, लेकिन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि कोई नहीं मिलेगा तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पार्टी को किसी नए की तलाश है। खुरई सीट पे ये भाजपा का कहना है कि कोई लड़ने वाला नहीं। 8 सशक्त उम्मीदवार खुरई में भी दिग्विजय सिंह जी होके आए हैं वहाँ।
उन्होंने पूरी मीटिंग ली, 6 घंटे बैठे हैं वहाँ। 8 लोग बहुत वजनदार लड़ने वाले हैं। वो तो पत्रकारों ने पूछा कि दिग्विजय सिंह जी, जैसे आपने मुझसे कहा कि कोई लड़ने वाला नहीं, दिग्विजय सिंह ने कोई लड़ने वाला नहीं है, दिग्विजय सिंह लड़ेगा। ये एक भाषा है, एक वाक्य है, पर बहुत मजबूत लोग वहाँ पे हैं। इस बार हमारे भूपेंद्र सिंह जी संकट में हैं, इस बार ऐसा लग रहा है। और चलते चलते बात उनकी जिनसे खुरई की पहचान होती है, यानी कृषि यंत्रों की, जिनकी सप्लाई पूरे देश में यहाँ से होती है और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। खुरई की पहचान लोग कहते हैं कि सिर्फ खुरई में ही होता है ये सब काम। सर, बड़ी फैक्ट्रियों में तो यहाँ पे लगभग 20 से 25 फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन छोटे छोटे जो फैक्ट्री ऑनर हैं लगभग 100 यूनिट के लगभग खुरई के अंदर हैं यहाँ पर। 2018 का चुनाव हुआ, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हुई, जोरदार जीत मिली और एक बार फिर दावा है कि 23 में भी जीत हासिल करेंगे। लेकिन 23 का खुरई किसका होगा तो इंतजार कीजिए। लेकिन यहाँ का चुनावी जायका बहुत अलग है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, खुरई। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। मां शारदा की नगरी मैहर का जायका भी अलग है। यहाँ समोसे का स्वाद गजब का है और इनकी डिमांड भी खूब है। तो चलिए समोसे के साथ चुनावी जायका भी ले लेते हैं। मां शारदा की नगरी मैहर में हम पहुंच चुके हैं और जायका लेंगे समोसे का। मैहर का ये समोसा बहुत ही फेमस है और समोसे के साथ में देखिए कैसे निकाल रहे हैं। एक कढ़ाव है, कढ़ाव से भरा हुआ, तेल से भरा हुआ कढ़ाव है और इसमें समोसे डाले गए हैं और समोसे जब ये पूरी तरह से पक जाएंगे तो ऐसे ही इनको परोसा जाएगा जैसे ये खा रहे हैं और इनका स्वाद ले रहे हैं। मैहर विधानसभा में समोसे की बहुत बड़ी डिमांड है, या फिर यूं कहूं कि बिंद में समोसे की बहुत ज़्यादा खपत होती है। 2023 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो इस विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? बढ़िया तो चल रहा है भैया। क्या बढ़िया? क्या है इधर पे डेवलपमेंट हुआ है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं भैया, डेवलपमेंट नहीं हुआ। इधर डेवलपमेंट में ये है कि डेवलपमेंट कुछ खास हुआ नहीं है, थोड़ी वही जो पहले जैसे चल रहा था वैसे सारी चीजें हैं। पिछले 10 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। यहाँ के लोग युवा बेरोजगार है। यहाँ के लोग अस्पताल में जाते हैं, वहाँ दवाइयाँ नहीं होती। यहाँ की सड़कें देख लीजिए, आप ये सामने सड़कें हैं, आपके हर सड़क में गड्ढा दिखेगा आपको और लोग जाते हैं तो इतनी भीड़ ही होती है। अपना कोई यहाँ ट्रैफिक है न कुछ है, इधर ट्रैफिक पुलिस भी कोई नहीं है। ऐसे ही सब लापरवाही से सारा काम चल रहा है। क्या है मैहर का डेवलपमेंट? मैहर में क्या होना चाहिए? बहुत बड़ी हॉस्पिटल होना चाहिए। जैसे कैंसर के बीमार हैं, किडनी के बीमार हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। जाते जाते कुछ लोग खत्म हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। तो व्यवस्था नहीं है आपके हिसाब से? उस हिसाब से व्यवस्था नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पब्लिक है और मरीज है, उस हिसाब से यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है। कहाँ से आए हैं आप भाई साहब? सर मैं तो सतना से आया हूँ। मेरा कहना है कि थोड़ा जैसे माँ की नगरी है तो थोड़ा यहाँ पे साफ सफाई बहुत जरूरी है। साफ सफाई होना चाहिए, बाकी तो बदलाव धीरे धीरे आ ही रहा है। सरकार भी बहुत अच्छी है, बीजेपी की सरकार में बहुत आगे काम हो रहा है। लेकिन यही कि माँ के नाम से बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन करने, तो यहाँ थोड़ी ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। साफ सफाई बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए मैहर शहर को? भैया सबसे पहले स्वच्छता होनी चाहिए और सड़कें अच्छी सुंदर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए डेवलपमेंट के हिसाब से? डेवलपमेंट के हिसाब से सड़क, पानी, जो मेन बेसिक सुविधाएं हैं वो हमें मिलनी चाहिए। इस गर्म समोसे का इधर पे लोग आनंद लेते हैं और इस तरह के समोसे का जायका दूर दूर तक प्रसिद्ध है। कैमरा पर्सन के साथ में इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।